ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जो गिरफ्तारी की जो पावर है, जिसमें मनमानी की आशंका हो सकती थी, उस पर भी एक तरीके से ईडी की पावर को कम कर दिया है। और एक और फैसला दिया है कि कुछ केसेस में जो आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया चार्जशीट दाखिल करके कोर्ट के संज्ञान लेने तक, तब उनको जो है जमानत की जो कड़ी दोहरी शर्तें होती हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी उनकी बेल का रास्ता आसान कर दिया। हमारे साथ रितेश अग्रवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। सर, आप ईडी के बहुत मामलों में अपीयर होते हैं, ईडी की सारी चीज़ों को बेहतर समझते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, ये क्या कहता है? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला बड़ा ऐतिहासिक फ़ैसला है, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से इस फैसले के माध्यम से जो अधिकार हैं एक्यूज़्ड के और जो ईडी का भी राइट है अरेस्ट करने का, उन दोनों चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया है। पहली चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक नॉर्मल प्रिंसिपल ये होता है कि किसी भी मैटर के अंदर अगर कॉग्निजेंस ले लिया गया कोर्ट के द्वारा, तो उसके बाद क्या एजेंसी जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लेरिफाई किया है कि पीएमएलए में भी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर में भी वही प्रिंसिपल अप्लाई करेगा और किसी व्यक्ति को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए कोर्ट ने ये कहा है कि अगर ईडी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वो जाना चाहती है, तो उसको स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन लेने के बाद ही वो उसको अरेस्ट कर सकती है। तो इस तरह से कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के लिए भी कुछ डायरेक्शन दिया है कि उसको लिखित में कारण देने पड़ेंगे। जी, और उसमें भी स्पेशल कोर्ट को भी लिखित में कारण देने पड़ेंगे। कारण देकर ही वो उसके अरेस्ट के परमिशन जो ईडी मांगती है उसको अलाउ कर सकती है। तो इस तरह से एक बड़ा अच्छा फैसला है, बहुत ऐतिहासिक फैसला है कि जहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अनफेटर्ड पावर को भी उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट ज़रूरत है वहाँ पर उनको पावर भी दिया है कि वो कोर्ट जाएं, कोर्ट से परमिशन लें और कोर्ट विथ रीजंस अगर ऑर्डर करती है तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरा एक अहम और भी इसमें फैसला आया है, वो ये आया है कि अगर जो ज़मानत है पीएमएलए में जो गिरफ्तार हो जाते हैं उनके लिए ज़मानत बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि प्रूफ ऑफ बर्डन उनके ऊपर हो जाता है। उनको दो चीज़ें, ट्विन जो कंडीशन है, जो हम बोलते हैं जुड़वां शर्तें, जो बहुत कठोर हैं। पहला ये कि आरोपी ही साबित करे कि पहली नज़र में उसने अपराध नहीं किया है, और ये भी साबित करे कि वो आगे भविष्य में इस तरह का कोई अपराध भी नहीं करेगा। इन दोनों शर्तों को भी उन आरोपियों से एक तरह की छूट दे दी है, यानी ज़मानत का रास्ता आसान कर दिया उनके लिए जिनको चार्जशीट दाखिल करने के बाद, यानी जांच पूरी करने के बाद कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो ऐसे लोगों की ज़मानत आसान भी कर दी है कोर्ट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बड़ा ऐतिहासिक है, फॉर द रीज़न कि सेक्शन 45 के अंदर में बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोविज़न किया गया है पीएमएलए एक्ट के अंदर, जिसमें ये कहा गया है कि भाई आपके खिलाफ प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है और दूसरी चीज़ आप भविष्य में उस तरह का अपराध नहीं करेंगे तभी आपको बेल दी जाएगी। तो ऐसा बड़ा मुश्किल हो पाता है बेल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो व्यक्ति जिनको अरेस्ट नहीं किया गया और जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई है, जिनके खिलाफ कॉग्निजेंस ले लिया है, स्पेशली कॉग्निजेंस अगर कोर्ट ने ले लिया है, तो कंप्लेंट फाइल होने के बाद उन केसेस के अंदर में बिल्कुल कोई किसी तरह का बेल का कंडीशन को फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। जो कोर्ट को केवल समन इशू करना है, कोर्ट केवल समन इशू करेगी, समन इशू करके वो बुलाएगी एक्यूज़्ड को, कोर्ट वहाँ वारंट इशू नहीं कर सकती। तो इस वजह से जो नॉर्मल प्रिंसिपल सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 200 से 205 तक में दिया गया है, उस नॉर्मल प्रिंसिपल को ही फॉलो करना है कोर्ट्स को। यानी मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए में भी अगर ऐसे केस आएंगे तो सेम प्रावधान जो सीआरपीसी में वो लगेंगे। जी, सीआरपीसी जो कड़े प्रावधान है वो लागू नहीं होंगे एक तरीके से। सीआरपीसी तो हमने रितेश साहब, हमने देखा कि पंकज बंसल का एक जजमेंट आया जिसमें बहुत बड़ा उन्होंने कहा कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आपको पहले देना पड़ेगा। जी। अब ये जजमेंट इधर अरविंद केजरीवाल की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट बहुत लंबी चौड़ी सुनवाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको ये माना जाए कि जो पीएमएलए के तहत जो असीमित अधिकार दे दिए गए थे इस एक्ट में ईडी को, और उसके बाद जो जजमेंट मदन लाल चौधरी का आया सुप्रीम कोर्ट से जिसमें उस अधिकारों को बरकरार रखा था, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट एक बार उन अधिकारों को और उन प्रावधानों को हल्का कर रहा है, डाइल्यूट कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कठोर एक तरीके से। जी, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण
चैप्टर है जो हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी महत्ता सबसे ज़्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट उन चीज़ों को समझ के बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश बड़े ऐतिहासिक हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इसलिए ऐतिहासिक हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पावर की ज़रूरत होती है और बहुत से ऐसे सिचुएशंस में उन पावर को एक्सरसाइज करना लाजमी भी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के माध्यम से ये कह दिया है कि सीआरपीसी के अंदर में जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स के हिसाब से पीएमएलए के अंदर भी कार्रवाई चलेगी। लेकिन हाँ, जहाँ आपको ज़रूरत है आप स्पेशल कोर्ट जाइए, कोर्ट से परमिशन लीजिए और कोर्ट से परमिशन लेने के बाद में आप रीजन ऑर्डर के साथ में आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, उनको अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फैसला एक चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बहुत ही अद्भुत फैसला है, जिसको हम लोग बड़ा लीगल फ्रेटर्निटी में बड़ी सराहना की जा रही है। जी, तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है और इसलिए भी बड़ा है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट जो है वो पीएमएलए में खास तौर पर ईडी की शक्तियों को लेकर लगातार वो फैसले देता है और उसी फैसले में एक और ये चैप्टर जो है, एक नया अध्याय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जुड़ गया है, जिसका दूरगामी असर होगा और आने वाले दिनों में इसका असर भी दिखाई देगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी मीडिया।